हम्म। हेलो बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ, आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। वेलकम टू माय सीरीज ब्रह्मास्त्र एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज। तो आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जैसे कि चलो अपन पहले रीडिंग ही शुरू करते हैं, फिर समझेंगे। So let's start reading. Food is one of the basic requirement of all living beings. खाना जो है वो जितने भी लिविंग बींग्स है, वेदर इट इज ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड चाहिए। तो ये तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हो ही गई कि जो फूड है इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। फूड जो है इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सबसे मेजर कंपोनेंट्स जो है हमारे फूड के, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चन आ सकता है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन एंड फैट्स। तो मेजर कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट किसका है। अगर आप रोटी खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आपने दाल खाई, आपने पल्सेस खाई, उसमें सबसे ज्यादा क्या है आपकी, प्रोटीन। राइट। अब हमने उनमें दाल में आपने बघार लगाया तेल से, रोटी में आपने घी लगाया, तो दैट घी एंड दैट तेल जिस उसमें क्या है, फैट है। राइट। तो मेजर कंपोनेंट्स आपके क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसे साइड में लिख सकते हो यहाँ पे कि अच्छा, इस मेजर कंपोनेंट्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। राइट। और ये मैक्रो क्यों है, मेजर कंपोनेंट्स क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो मैक्रो मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि मैक्रो मीन्स, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है। राइट। तो फूड में हम जो डेली यूज में जो चीजें सबसे ज्यादा खाते हैं बेसिकली, वो क्या हो गए आपके, मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर। तो मेजर कंपोनेंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर योर मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनसे हमें क्या मिलती है, इनसे हमें मिलती है एनर्जी। क्लियर। क्या मिलती है आपको, इससे एनर्जी मिलती है। ठीक है। अब जो आपके विटामिन हैं, नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखा है, आपके जो विटामिन हैं, जस्ट अ मोमेंट, आपके जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी में आपको रिक्वायर्ड है आपके विटामिन और मिनरल्स। दैट मीन्स ये विटामिन मिनरल्स आपके क्या हो गए, विटामिन और मिनरल्स हो गए आपके मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल। अरे यार ये क्या हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ मैं जरा इसको, हम्म। तो ये क्या हो गए, आपके मेजर कंपोनेंट्स हो गए। हम्म। सो विटामिन्स मिनरल्स जो है हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। कौन सी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में। दैट मीन्स कि ये क्या है आपके, माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या है आपके, माइक्रोमोलिक्यूल्स। ओ, दीज आर योर माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, देखो विटामिन्स जैसे कि आपके
विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, है ना, विटामिन बी 12, राइट। और मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, सो दीज आर योर मिनरल्स। तो मिनरल्स जैसे क्या, सोडियम, राइट, पोटेशियम, है ना, तो ये क्या है, आपके मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड, बिकॉज इट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। हमें जो चीज एनर्जी दे रही है वो हमें लार्ज क्वांटिटी में रहना है, क्योंकि एनर्जी मिलेगी तब तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर पाएगी, राइट। तो ये आपको ध्यान रहेगा कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, आपके विटामिन एंड मिनरल्स, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। एंड ये जो होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। अच्छा, अब फूड क्या प्रोवाइड करता है, भाई खाना हम खा तो रहे हैं, बट क्यों खा रहे हैं, क्यों जरूरी है फूड। तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी and organic materials for growth and repair of tissues. टिश्यूज के रिपेयर, टिश्यूज के रिपेयर के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी, फूड चाहिए। एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर्ड फूड। क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखो, द वाटर वी टेक इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड आल्सो डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। पानी हम पीते हैं तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड है, देखो, और आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। पानी पीना बहुत जरूरी है। हमको डॉक्टर बोलते हैं ना कि यू शुड हैव इनफ वाटर इन अ डे, पूरे पूरे दिन में हमें एटलीस्ट कितना पानी पीना चाहिए कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, राइट। सो वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नाउ, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आ रही है वो यहाँ से आ रही है कि हम लोग जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट, मैक्रोमोलिक्यूल्स की भी बात करी हमने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हमने खा तो लिया, हमने चावल खाई, हमने दाल खाई, हमने घी खाया, बट क्या उसके अंदर जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हम उसे एज इट इज यूटिलाइज कर लेते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट को एज इट इज एब्जॉर्ब कर लेते हो, प्रोटीन को आप ऐसे कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हो, फैट्स को आप ऐसे कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हो, क्या नहीं, नहीं, हमें कार्बोहाइड्रेट को हम ऐसा कैसे एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूटिलाइज इट एज इट इज, और हम ऐसा कैसे यूटिलाइज कर ले और हमें उससे एनर्जी मिल जाए, नहीं, उसे हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी हमें उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सो तो यहाँ से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती है, दैट दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन and converted into a simpler substance. तो वो प्रोसेस, the process of conversion of complex food substance to the simple absorbable form is called digestion. आया समझ में, हमें क्या आया समझ में कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसे जब हम सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हमें उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ऐसा सिंपल फॉर्म जिसे हम एब्जॉर्ब कर सके, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लाइन है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है आपका, तो यहाँ तो स्टार मार्क कर ही लीजिएगा आप। क्लियर कि डाइजेशन क्या है, जब आप कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हो किसमें, छोटे सिंपल फॉर्म में, ताकि आप उसे एब्जॉर्ब कर सको। आया समझ में। अब इस पूरी प्रोसेस को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैरिड आउट करता है, देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। दूसरी सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये प्रोसेस क्या है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है आपकी, मैकेनिकल और बायोकेमिकल। अच्छा, ये प्रोसेस बायोकेमिकल क्यों है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज करते हो, राइट। अभी अगर बच्चों ने मेरा लेक्चर, जो बच्चे देख रहे होंगे, उनमें भी मैंने पढ़ाया था कि डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं।
आपके स्टमक में सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम आता है, इंटेस्टाइन से, पेनक्रियास से, लिवर से एंजाइम नहीं आता, बाइल आता है, सो सॉरी। तो इन सब चीजों से कौन कौन से एंजाइम्स आपके आते हैं ये मैंने पढ़ाया है। क्लियर। तो बायोकेमिकल मेथड ये क्यों है, क्योंकि आप बहुत सारे एंजाइम्स यूज कर रहे हो, है ना। मैकेनिकल प्रोसेस क्यों है, देखो मैकेनिकल वर्ड जहाँ आता है इसका मतलब ये क्या है कि कुछ आपको खुद आप, इट मीन्स कि आपकी फोर्स वाला काम करना पड़ेगा, आपको क्या काम करना पड़ेगा, फोर्स वाला काम। तो मैकेनिकल क्यों है ये, क्योंकि इसमें हमारी मसल्स का भी वर्क होता है। ठीक है, सिर्फ एंजाइम्स अपना काम नहीं करते, आपकी मसल्स को भी ताकत लगानी पड़ती है। बाप रे, बहुत लंबा लिखा गया मसल्स। ठीक है, ओके यहाँ लिखते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं बेसिकली, और हमारी मसल्स को भी वर्क करना पड़ता है, राइट। इसलिए ये क्या है आपका, इसलिए ये क्या है आपकी बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। क्लियर, कौन सी प्रोसेस है ये, मैकेनिकल और बायोकेमिकल। तो बायोकेमिकल क्यों, क्योंकि एंजाइम यूज हो रहा है, मैकेनिक इसलिए क्योंकि हमारी मसल्स भी वर्क करती हैं। देखो सबसे पहले तो जब हम फूड का इंजेक्शन करते हो तो माउथ में सबसे पहला मैकेनिकल वर्क कौन करता है, टीथ, जो फूड को ग्राइंड करते हैं, है ना, उसको च्यू प्रॉपरली च्यू करना, ग्राइंड करना, इसका काम कौन करता है, मसल्स आपके टीथ करते हैं। फिर जैसे जैसे फूड जो है आपका वो नीचे जाता जाता आपके एलिमेंट्री कैनाल में, इसोफेगस, स्टमक, तो यहाँ पे मसल्स क्या करते हैं, उस फूड को मिक्सिंग करने का काम करते हैं। आया समझ में, क्या काम करते हैं, मिक्सिंग करने का काम। अब इस मिक्सिंग करने के काम के लिए फोर्स तो चाहिए, है ना। इस मिक्सिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड फोर्स। तो इसलिए ये क्या है आपकी बायोकेमिकल सॉरी मैकेनिकल प्रोसेस। क्लियर, आया समझ में, एक एक लाइन आई समझ में। चलो अब अपन आगे चलते हैं। चलो लेट्स मूव आगे। डायग्राम है, डायग्राम से पहले हम पहले दो लाइन पढ़ते हैं जो आपका, अच्छा, the human digestive system consists of the alimentary canal and associated glands। तो भाई हमारे एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, देखो उसमें एलिमेंट्री कैनाल आती है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें आपके सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे, है ना, और कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं। क्लियर। अच्छा, तो अब हम पहले ये पढ़े उससे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहला पॉइंट कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। आप हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये क्या हुआ। हम्म, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों है, क्योंकि इसके पास दो ओपनिंग्स हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इट इज कंप्लीट। और ये कंप्लीट क्यों है, क्योंकि इसके पास दो ओपनिंग है। देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास दो ओपनिंग है, एक हो गया आपका माउथ, राइट, और दूसरा हो जाएगा एनस। दो ओपनिंग है। माउथ जहां से आप क्या करते हो, इंजेशन, खाना हम जहां से खाते हैं दैट इज योर इंजेशन। तो माउथ से होता है इंजेशन, और जहां से आप खाना बाहर निकालते हो बॉडी से दैट इज इजेशन, वो जगह कौन सी है, योर एनस। आया समझ में। तो क्योंकि ये प्रोसेस आपकी क्या है, कंप्लीट है, बिकॉज इट हैज टू ओपनिंग्स, राइट। तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर।
सेकेंड चीज, क्या ये डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है या इंट्रा सेल्यूलर है? डाइजेशन आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर है या इंट्रा सेल्यूलर है? बताओ मुझे, दोनों में से क्या ऑप्शन है? डाइजेशन की प्रोसेस क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर? क्यों है? देखो, आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो, ये बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट स्टिल पूछना तो पड़ता है ना? तो आपकी क्या है, दिस प्रोसेस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मींस क्या है कि ये सेल के बाहर हो रही है। देखो, इंट्रा सेल्यूलर मींस जब कोई भी प्रोसेस आपके सेल के अंदर हो रही है, बट ये प्रोसेस कहाँ होती है, सेल के बाहर, क्योंकि सेल के अंदर एंजाइम बनता है और वो सेल्स क्या करते हैं, उस एंजाइम्स को पोर करते हैं उस जगह पे जहाँ पे आपका डाइजेशन होना है। तो डाइजेशन जो होती है ह्यूमन में, इट इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। क्लियर? दूसरी चीज, हमारा हम ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्ट, हम जो है वो ड्यूट्रोस्टोमेट्स हैं या प्रोटोस्टोमेट्स? बताओ, हम लोग ड्यूट्रोस्टोमेट्स हैं या फिर प्रोटोस्टोमेट्स हैं? थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट क्योंकि रिलेटेड टू एनिमल किंगडम है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हम्म हम ड्यूट्रोस्टोमेट है या हम प्रोटोस्टोमेट है? हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर ड्यूट्रोस्टोमेट्स। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में सबसे पहले, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले एनस जो होता है, पहले वो फॉर्म होता है, उसके बाद माउथ बनता है। प्रोटोस्टोमेट्स जो होते हैं उनमें पहले माउथ बनता है, देन एनस बनता है, बट जो ड्यूटेरोस्टोमेट जो होते हैं उनमें पहले क्या बनता है, एनस, देन माउथ का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? आया समझ में? ओके, ये तो हो गया आपका। अच्छा चलो, अब ये तो हो गया हमारा अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले एलिमेंट्री कैनाल शुरू करने से पहले एक डायग्राम देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला डायग्राम, जिसमें हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस हमारे एक्सेसरी ग्लैंड भी इसमें प्रेजेंट है। तो देखो, ओरल कैविटी, माउथ। ओरल कैविटी में आपके पास टंग भी आती है और ओरल कैविटी में यू हैव योर टीथ। ठीक है, या पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं, देन हम लोग डायग्राम देखेंगे, है ना? कुछ बिफोर इसोफेगस से पहले हम डायग्राम देखेंगे। चलो देखो, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद द इंटीरियर ओपनिंग दैट इज योर माउथ। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंटीरियर ओपनिंग, जिसे आप क्या बोलते हो, माउथ। ठीक है, एंटीरियर मींस आगे की तरफ, आगे की तरफ क्या होता है, माउथ, एंड पोस्टीरियर मींस पीछे की तरफ होता है आपका एनस। ठीक है, तो आपका एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से होता है, इंटीरियरली इट ओपन्स थ्रू माउथ एंड पोस्टीरियरली इट ओपन्स थ्रू एनस। क्लियर? दोनों पॉइंट समझ में आए? तो पहले हम माउथ के बारे में दो पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, वी हैव टू सी सम पॉइंट्स रिगार्डिंग योर माउथ। तो माउथ जो है हमारा, बेसिकली हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका जो माउथ है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला यहाँ लिखेंगे एंड दूसरा यहाँ लिखेंगे। तो पहला आता है आपका वेस्टिब्यूल पार्ट। कौन सा पार्ट आएगा आपका, वेस्टिब्यूल। ठीक है, और फिर है एक आपका ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल cavity proper, which is also known as your buccal cavity. Okay, proper. चलो, अब इन दोनों में क्या क्या पॉइंट्स है, लेट्स सी। देखो, आपका जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, सबसे पहली बात, आपका जो वेस्टिब्यूल है
आपका जो वेस्टिब्यूल है ये कहाँ प्रेजेंट है, मतलब कौन सा पार्ट है आपके माउथ का, कौन सा पार्ट है जो वेस्टिब्यूल पार्ट, तो वेस्टिब्यूल पार्ट वो है बिटवीन योर माउथ एंड आपका जो चीक्स और टीथ के बीच वाला जो पार्ट है दैट इज योर वेस्टिब्यूल पार्ट, मतलब बिटवीन टीथ एंड चीक्स, दांतों के और गाल के बीच का जो एरिया है दैट इज योर वेस्टिब्यूल पार्ट। और ओरल कैविटी प्रॉपर जो है वो कहाँ आएगा, इट विल बी बिटवीन, नहीं, बिहाइंड योर टीथ, टीथ के पीछे वाला जो एरिया है, ये टीथ है एंड टीथ के पीछे वाला जो एरिया दैट इज योर वेस्टिब्यूल पार्ट, बिहाइंड दी टीथ, ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, ओरल कैविटी प्रॉपर कहाँ होता है, दांतों के पीछे, एंड वेस्टिब्यूल पार्ट कहाँ होता है आपका, बिटवीन योर टीथ एंड चीक्स। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट कि वेस्टिबल पार्ट में आपके सारे सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, आपके जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कहाँ आएंगे, इन योर वेस्टिब्यूल पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ इसमें सारे के सारे सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, और ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स की क्या आती है, डक्ट्स। कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है वो यहाँ आती है, एसजी मीन्स योर सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट आपकी कहाँ आती है, ओरल कैविटी प्रॉपर में। ठीक है, आया समझ में। ओरल कैविटी प्रॉपर में आपकी क्या आती है, ओरल कैविटी प्रॉपर में आपकी डक्ट्स आती हैं। ठीक है, ओरल कैविटी प्रॉपर में क्या आती है, आपकी डक्ट्स आती हैं, और वेस्टिबल पार्ट जो है उसमें आपके सारे के सारे सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट हैं, तो इट आर प्रेजेंट इन योर वेस्टिब्यूल पार्ट, मींस आउटसाइड योर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। बक्कल कैविटी मींस ये वाला एरिया, राइट। चलो, आया समझ में। नाउ के बाद आपकी जो ओरल कैविटी, अच्छा आपके जो ओरल कैविटी प्रॉपर है, यहाँ पे एक चीज और प्रेजेंट होती है, वो होता है आपका, ठीक है, एक चीज और प्रेजेंट होती है यहाँ पे जिसे आप बोलते हो पैलेट। हम क्या बोलते हैं इसे, पैलेट। ठीक है, पैलेट्स आर डिवाइडेड, अच्छा चलो पैलेट के बारे में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलो, वी वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, मुझे ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। चलो देखो, यू ये देखो, ये जो आपका ऊपर ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये पैलेट, पहली बात तो ये क्या है, ये सबसे पहले तो हम जिसकी बात कर रहे हैं दिस इज योर पैलेट। ठीक है, ये क्या है, पैलेट है। पैलेट क्या होता है, रूफ ऑफ टंग, टंग की जो रूफ होती है उसे आप क्या बोलते हो, पैलेट। पैलेट क्या है, रूफ ऑफ टंग, आपकी जो टंग है उसके रूफ को क्या बोलते हो, पैलेट। ठीक है, अब देखो, पैलेट का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा दिस इज योर हार्ट, हार्ट पैलेट। ठीक है, पैलेट का ये वाला हिस्सा इज योर हार्ट पैलेट,
और ये जहाँ पे आपको ये uvula लटकता हुआ दिख रहा है, दिस इज योर सॉफ्ट पैलेट। क्लियर? कौन सा पैलेट है? सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड पैलेट के पास बोन प्रेजेंट होती है, कौन सी बोन होती है? पैलेंटाइन बोन, इसलिए ये हार्ड है। कौन सी बोन है आपकी? पैलेंटाइन बोन। ठीक है, पैलेंटाइन बोन। सॉफ्ट पैलेट में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नो बोन्स आर प्रेजेंट। लेकिन सॉफ्ट पैलेट में एक चीज प्रेजेंट होती है जो आपको दिख ही रही होगी, ये रही, ये यू शेप स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके का, दिस इज अ यू शेप स्ट्रक्चर। सो सॉफ्ट पैलेट में एक यू शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे आप क्या बोलते हो? ओव्यूला। इव्यूला। देखो, इव्यूला का काम क्या होता है बेसिकली, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, जस्ट सी। ठीक है, देखो, ये हो गई, ठीक। अब आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो थोड़ा सा इसको। जो मैंने मेरे लेक्चर में भी समझाया वही मैं समझा रही हूँ। देखो, दिस इज योर नेसल कैविटी, ये हो गई आपकी नेसल कैविटी, और ये हो गई आपकी बक्कल कैविटी। ठीक है, और ये हो गया यहाँ से आपका फेरेंक्स। ठीक है, दिस इज योर फेरेंक्स। अब देखो, होता ये है कि आपका जो फूड है वो एंटर, देखो, नेसल कैविटी से क्या जाती है? एयर, राइट? नेसल कैविटी से जाती है एयर, और बक्कल कैविटी से जाता है फूड। आपके पास क्या है? दिस इज योर फूड, राइट? अब आपके पास क्या है? यू हैव दिस फेरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज है आपके फूड के लिए भी, एयर के लिए भी। सो सॉरी, देखो क्या होगा, यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ से फूड आ रहा है, राइट? अब फूड आपका कहाँ आया? यहाँ पे। एयर फूड तो छोड़ो, अभी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे फूड के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं। दो रास्ते इस तरीके से हैं कि आपका जो फूड है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, फूड इस डायरेक्शन में भी आपका जा सकता है। तो अब आपका क्या फूड है, नेसल कैविटी से बाहर ना आए। देखो, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा कि नाक में से खाना कैसे बाहर आएगा, बट होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप खाना खा रहे हैं और एकदम से आपको ऐसा फील होता है कि आपकी नोज में कुछ आ गया है, एंड बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है, छींक आती है, खांसी आती है। तो ये रीजन क्या है कि फूड अटकता है। कैसे? खाना कहाँ जाता है? अगर आपके इस डायरेक्शन में चला जाए, तो खाना जो है आपकी नेसल कैविटी में ना जाए, तो ओविला जो यू शेप स्ट्रक्चर जो यहाँ प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? देखो, यहाँ ओविला प्रेजेंट है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। एंड दिस यू शेप स्ट्रक्चर क्या करता है? आपकी नेसल कैविटी को इस तरीके से, जैसे खाना आएगा तो वो इसको कवर कर लेगा। जैसे ही खाना आएगा, आपका जो इवुला है वो इसे कवर कर लेगा, राइट? और खाना कहाँ चला जाएगा? फेरिंग्स से नीचे, जहां उसका पाथवे, इसोफेगस, स्टमक, राइट? तो ये क्या कर रहा है? आपका जो इवुला है वो क्या कर रहा है? इट इज प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम गोइंग बैक टू योर नॉस्ट्रल्स। क्लियर? नॉस्ट्रल्स में से खाने को, नॉस्ट्रल में खाने को जाने से रोक रहा है। सो इट प्रिवेंट्स। चलो, इसके बारे में आप यहाँ थोड़ा सा लिख लो, ओविला का काम क्या है। इट prevents food from entering into the nostrils, inner nostrils, अंदर वाली जो nostrils है वहां से वे जाने से रोकता है। क्लियर? आया समझ में? आई होप ये इतना आ गया होगा। चलो आगे चलें। आगे नहीं, पहले चलो आगे चलते हैं।
ये रहा। क्लियर? ओरल कैविटी, माउथ आपको समझ में आ गया होगा, माउथ समझ में आया होगा। हमने ये भी पढ़ लिया, पोस्चरली अटैच होता है एनस से, माउथ लीड्स टू दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में टीथ होते हैं और मस्कुलर टंग होती है। क्या होती है? टीथ होती है और मस्कुलर टंग होती है। तो टीथ के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, दैट योर ईच टीथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। हमारा जो टीथ है वो कहाँ एम्बेडेड होता है? सॉकेट ऑफ जॉ बोन में। उसे आप क्या बोलते हो? थीकोडोंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ह्यूमन डेंटेशन के बारे में। क्वेश्चन कभी कभी वो डेंटेशन डेंटल फॉर्मूला भी पूछते हैं, डेंटेशन भी पूछ लेते हैं कि ह्यूमन का डेंटेशन क्या है, व्हाट इज द डेंटेशन ऑफ ह्यूमन। अगर आप लिखो यहाँ पे, तो पहले हम देखते हैं, दो डेंटेशन तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, थीकोडोंट और डायफायोडोंट। इसके अलावा और भी डेंटेशन होते हैं जो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो, थीकोडोंट, ठीक है, डायफायोडोंट, ब्रूनोडोंट, ब्यूनोडोंट सॉरी, और हेट्रोडोंट। देखो, थीकोडोंट का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो टूथ है आपके सॉकेट ऑफ जॉ बोन में वो अटैच्ड है, राइट, इट इज अटैच्ड इनटू द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, मतलब कि वो आपके जो जबड़ा होता है, आपका जबड़ा, जॉ, उसमें, जॉ का मतलब जबड़ा, देखो ये जबड़ा है, इस जबड़े में कैसे आपका ये जो टीथ है ये किस तरीके से एम्बेडेड है इन योर सॉकेट, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। तो हमारा जो डेंटेशन है वो क्या होता है? थीकोडोंट, क्योंकि हमारे दांत जो होते हैं वो हमारे जबड़े के अंदर धसे हुए होते हैं। क्लियर? आप कभी भी देखना, आपको ऊपर से दिखेंगे छोटे, लेकिन जब वो पूरे आप अंदर से निकालोगे ना जबड़े से बाहर, तो आपको दिखेगा कि आपके दांत बहुत बड़े हैं। तो बिकॉज आपका जो मेजर मोस्ट जो मैक्सिमम पार्ट होता है दांत का, इट इज एम्बेडेड इन योर सॉकेट, तो इसलिए आपके दांत क्या है? थीकोडोंट है। ठीक है। डायफायोडोंट मीन्स कि आपकी लाइफ में दांत जो है वो दो बार आते हैं, टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग योर लाइफ। पहला, देखो, जो टेम्पररी होता है उसे आप टेम्पररी या डेसिडियस मिल्क टूथ भी बोलते हो। ठीक है। टेम्पररी और डेसिडियस मीन्स की दूध के दांत है ना, जो एक बार आते हैं फिर वो टूट जाएंगे। फिर आपके यहाँ कौन से आते हैं? परमानेंट टीथ। कौन से टीथ आते हैं आपके? परमानेंट टीथ। ठीक है। उसके बाद अगर ये दांत टूट गए तो फिर आपके दांत दोबारा नहीं आते, फिर तो आपको सिर्फ नकली दांत का सहारा लेना पड़ता है। आया समझ में? इसलिए इस डेंटेशन को क्या बोलते हैं? डायफायोडोन। मीन्स आवर टूथ अराइव्स ट्वाइस इन अ लाइफ। एक बार बचपन में आते हैं फिर वो टूट जाते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, फिर नए आते हैं, राइट। और जो नए आते हैं दैट आर टेम्पररी परमानेंट टीथ। अगर वो टूट गए तो फिर दोबारा आपके टीथ नहीं आते। क्लियर? आया समझ में? ब्यूनोडोंट और हेट्रोडोंट। देखो, ब्यूनोडोंट का मतलब ये होता है कि आपका जो टीथ है ना वो कस्प लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दैट मीन्स आपके जो टीथ होते हैं ना, देखो मेरा ये दांत है, उसमें से कस्प बनता है, ये इस तरीके का कस्प बनता है, ये इसे आप क्या बोल, शार्प नहीं होते, कस्प ब्लेंडेड होते हैं, नुकीले नहीं होंगे, इस तरीके से होंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूनोडोंट। और हेट्रोडोंट मींस कि हमारे पास चार अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। टाइप ऑफ टीथ के बारे में भी हम देखेंगे अभी। ये देखो, डेंटेशन में आपको बता चुकी हूँ, यू हैव, जस्ट अ मोमेंट, है ना। हम्म आपके पास चार, ये हेट्रोडोंट, मैं इसकी बात कर रही थी। हेट्रोडोंट का मतलब ये होता है दैट यू हैव फोर काइंड्स ऑफ टीथ। आपके पास इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर्स हैं एंड मोलर्स हैं। आया समझ में? इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर्स हैं एंड मोलर्स हैं। तो इंसीजर्स जो होते हैं ये कटिंग कटिंग करने के काम आते हैं, काटने के काम। ठीक है, इनका काम क्या होता है? कटिंग। जस्ट अ मोमेंट, है ना, हेट्रोडोंट हो गया ये, इसको मार्क कर लो और टेक्स्ट से लिखते हैं अपन यहाँ। इंसीजर के यहाँ लिख लो, इनका काम क्या होता है? कटिंग। कैनाइन का काम क्या होता है? टीयरिंग, फाड़ने का। हम चिप्स के पैकेट फाड़ते हैं कि नहीं? तब
आगे से नहीं फाड़ते, साइड से फाड़ते हो, दैट इज आप केनाइन से फाड़ते हो। और प्रीमोलर और मोलर का काम होता है च्युइंग का, चबाने का। आया समझ में? तो इन दोनों का काम क्या होता है? चबाने का। प्रीमोलर का भी और मोलर का काम भी क्या होता है? चबाने का। ये आया समझ में? अब देखो, ये तो हो गया भाई हमारे टीथ के बारे में। डेंटेशन के बारे में हमें पता चल गया कि हमारे डेंटेशन क्या क्या है। थिकोडोंट है, हेट्रोडोंट है, ब्यूनोडोंट है, एंड वी हैव हेट्रोडोंट, मींस हमारे पास अलग अलग टाइप के टीथ है। ओके, अब डेंटल फॉर्मूला। सबसे पहले तो डेंटल फॉर्मूला हम लिखते कैसे हैं? तो डेंटल फॉर्मूला लिखने का आपका जो फॉर्मूला है, पहले तो वो देखो। अपर हाफ अपॉन में लोअर हाफ इंटू टू। मतलब अपर हाफ में लोअर हाफ में इंटू टू कर दोगे। कैसे? देखो, ये आपको दिख ही रहा है ना, ये आपका एक जगह का हिस्सा है। ठीक है, ये आपका दांत है, ये ये अपर हाफ है, वैसा का वैसा नीचे भी हमारा ऐसा का स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो सेम, यही सेम के सेम यहाँ रिपीट होते हैं। तो अपर हाफ प्लस लोअर हाफ, क्योंकि अपर आधा इधर ले लिया आधा इधर हो गया, तो इसलिए हम उसको इंटू टू कर देते हैं, राइट? तो ये वाला जो डेंटल फॉर्मूला है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो डेंटल फॉर्मूला है, दिस डेंटल फॉर्मूला, दिस डेंटल फॉर्मूला, ये अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। 2123 2123, राइट? ये किसका डेंटल फॉर्मूला है? अडल्ट का। लेकिन कौन सा अडल्ट? देखो, मैं यहाँ बताती हूँ पहले आपको। सी, हम पहले डेंटल फॉर्मूला लिखो। कितने कैनाइंस है? 2123 ये अडल्ट का फॉर्मूला है। अडल्ट वो जो मोर देन 25 ईयर्स, जिसका 25 साल तक हो। अगर हम डेंटल फॉर्मूला, पहले बच्चे से बात करते हैं। अगर 2 इयर्स का जो चाइल्ड है, राइट, जिसके पास 2 इयर्स का चाइल्ड है, ठीक है, देखो, डेंटल फॉर्मूला ऑफ 2 इयर्स चाइल्ड, 2 साल के बच्चे का अगर आप डेंटल फॉर्मूला लिखोगे, तो उस 2 साल के बच्चे का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा आपका? 2102 2102। क्या है डेंटल फॉर्मूला? कि जो डेंटल फॉर्मूला ऑफ 2 इयर्स ओल्ड चाइल्ड, तो 2 साल का बच्चा होता है, उसके पास कौन से टीथ एब्सेंट है? उसके पास इंसीजर्स एब्सेंट है और लास्ट मोलर एब्सेंट है, 3 होते हैं। देखो, कंप्लीट डेंटेशन की बात करें कि ह्यूमन के पास कितने टोटल दांत होते हैं? हम 32 दांत बोलते हैं। हम बोलते हैं ना 32 सी। हमारे जो 32 सी मीन्स हमारे पास कितने टीथ होते हैं? 32। दो इंसीजर होते हैं, एक केनाइन होता है, दो प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। ये कंप्लीट डेंटेशन है, पूरे दांत हैं आपके पास 32। दैट इज योर 2123 राइट? लेकिन जो 2 इयर्स ओल्ड चाइल्ड होता है, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया आपका? 2102 2 साल के बच्चे के पास क्या नहीं होते? प्रीमोलर्स एब्सेंट नहीं होते, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें इंटू टू कर दो, तो कितने दांत हो गए? देखो, 5 इंटू टू 10, 10/10 मीन्स 20 दांत हो गए। टोटल 20 दांत होते हैं किनके पास? 2 इयर्स ओल्ड चाइल्ड के पास। अब अगर मैं 18 इयर्स के बच्चे की बात करूं, मैं किसके बच्चे की बात कर रही हूँ? 18 साल के बच्चे की। है ना? 18 साल के बच्चे की अगर बात करें, तो उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2122।
2122 अपॉन में 2122, मतलब जो 18 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड बच्चा जो होता है उसके पास सिर्फ एक ही दांत नहीं होता, जो कि क्या है आपका कैनाइन। बाकी इंसीजर तब तक आ जाते हैं, लेकिन उसके पास क्या नहीं होता, इंसीजर नहीं, मोलर, लास्ट मोलर नहीं होता। लास्ट मोलर इज अक्कल की दाढ़, और अक्कल की दाढ़ कब आती है, 25 साल के बाद। तो जब कोई भी इंसान जब 25 ईयर्स का हो जाता है तो उसे, वो भी कंफर्म नहीं है, कभी कभी किसी किसी में अक्ल की दाढ़ नहीं भी आती, बट हमेशा कब आती, आफ्टर 25 ईयर्स। तो अगर आपसे ये पूछे डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन ऑफ 25 ईयर्स, अगर नॉर्मल पूछा तो भी, ये अगर 25 ईयर्स पूछा है तो ये किसका हो गया, मोर देन 25 ईयर्स, 25 साल से ऊपर का 2123। 18 साल का पूछेगा तो 2122, तो उसके पास कौन कौन से टीथ एब्सेंट है, एक लास्ट मोलर एब्सेंट है। अगर वो बात करेगा चाइल्ड की तो उसके पास लास्ट मोलर एब्सेंट है और इंसीजर एब्सेंट, प्री मोलर्स आर एब्सेंट। क्लियर, प्री मोलर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। आया समझ में? ये तो भाई हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन अब नीट में वो क्या पूछेगा, डेंटेशन ऑफ मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट टीथ का डेंटेशन इन ह्यूमन। मोनोफायोडोंट डेंटेशन, ठीक है, मोनोफायोडोन डेंटेशन। तो मोनोफायोडोन डेंटेशन जो है वो किसका डेंटेशन, अब मोनोफायोडोन डेंटेशन क्या है भाई, मोनोफायोडोन का मतलब क्या होता है कि कितनी बार आपके जो टीथ है वो, देखो डाइफायोडोन हमने क्या बोला कि जो टीथ साल लाइफ में 2 बार आ रहे हैं, तो ऐसे कौन से टीथ है जो लाइफ में एक बार आ रहे हैं। देखो, अगर आप 2 इयर्स ओल्ड चाइल्ड की बात करें, 2 साल के बच्चे की बात अगर हम करें, तो उसके पास देखो, बच्चे के पास जब दांत आना शुरू हुए तो कौन कौन से आ गए उसके पास, बच्चे के पास इंसीजर आ गए, राइट, उसके पास कैनाइन भी आ गया, उसके पास अभी प्रीमोलर नहीं है और लास्ट मोलर नहीं है। मतलब क्या, इंसीजर कैनाइन आ चुके हैं, मतलब ये एक बार फिर टूटेंगे और वापस आएंगे, तो ये डाइफाइडोन टीथ है क्योंकि एक बार टूटने का वापस आते हैं। लेकिन आपके जो प्रीमोलर्स है देखो, ठीक है, ये दोनों तो क्या है, डाइफाइडोन मीन्स 2 बार आते हैं। लेकिन आपका जो, आपके जो क्या है, आप कहाँ गया, आपके जो, आपके जो इंसीजर्स हैं, आपके जो इंसीजर हैं वो तो 2 बार आते हैं, कैनाइन 2 बार आते हैं, लेकिन प्रीमोलर और लास्ट मोलर एक बार आता है। कौन कौन से, प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर, ये जो तीत है दीज आर योर मोनोफायोडोंट, जो कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार आएंगे। आया समझ में? तो कितने टोटल, कितने दांत हैं जो आपके लाइफ में 3 बार, एक ही बार आते हैं, तो टोटल 12 टीथ हैं। 12 क्यों, देखो अपर 3, ऊपर 3, नीचे 3, 6, इधर भी 3, इधर भी 3, 6 6 12। आया समझ में? तो मोनोफायोडोन डेंटेशन समझ में आया, 0021 0021। क्लियर? अब हम लोग टीथ का पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टीथ, क्योंकि थोड़ा बनाना डिफिकल्ट होगा तो ये हैंडमेड मैंने यहाँ पे लगा दिया है। चलो लेट्स सी। देखो, सबसे ऊपर है इज योर इनामल। इनामल जो है उसके बारे में यहाँ पॉइंट्स देखो, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे पहले क्या लिखोगे, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। अच्छा, इधर यहाँ पे कुछ लेयर्स एब्सेंट है, वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इनामल के बाद ना यहाँ पे सबसे पहले लेयर आती है अमीनोब्लास्ट, अमाइलोब्लास्ट, अमाइलोब्लास्ट सेल की एक लेयर आती है,
ये, ठीक है। ये क्या है आपके अमीलोब्लास्ट सेल्स। अमीलोब्लास्ट सेल्स क्यों? क्योंकि अमीलोब्लास्ट सेल्स जो हैं ये क्या बनाते हैं, दे प्रोड्यूस इनामल। अमीलोब्लास्ट सेल इनामल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लेयर आती है दैट इज ऑफ योर ओडेंटोब्लास्ट सेल की लेयर। किसकी सेल की लेयर आएगी यहाँ पे? ओडेंटोब्लास्ट सेल की एक और लेयर आती है, ठीक है। ये क्या हो गए? दीज आर योर ओडेंटोब्लास्ट सेल। अब ये जो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स हैं ये डेंटाइन को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस डेंटाइन। ये डेंटाइन प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस डेंटाइन, ठीक है। अब देखो डेंटाइन जो है, डेंटाइन क्या है आपका? तो डेंटाइन जो है इट इज द सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस। सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। जो कि डेंटाइन जो है सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो डेंटाइन। अच्छा, एनामल जो होता है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। क्या होता है? एक्टोडर्मल। ये एक्टोडर्म से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो डेंटाइन है इसका क्या होता है? मीजोडर्म। मतलब डेंटाइन को छोड़ के बाकी सब एक्टोडर्मल ओरिजिन में होते हैं, बट आपका डेंटाइन जो है वो क्या होता है? मीजोडर्मल उसका ओरिजिन होता है, मीजोडर्म लेयर से ये बनता है। आया समझ में? अब इस डेंटाइन के बाद ये जो एरिया है आपको लेबलिंग दिख रही होगी, दिस इज योर पल्प कैविटी। ये क्या होती है? पल्प कैविटी, है ना। दिस इज योर पल्प कैविटी। और ये जो पल्प कैविटी होती है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो पल्प कैविटी में होते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट इन योर नर्वस। लिख दिया, सॉरी, क्या हो रहा है ये। हम्म, पल्प कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, लिम्स, ये सब चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी पल्प कैविटी में। दे आर प्रेजेंट इन योर पल्प कैविटी, क्लियर। आया समझ में? आपकी पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व। अच्छा, ये जो एलामल होता है ना ये सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये आपको पता है। ये क्या करता है? आपकी अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मान लो अगर कोई इंसान है, अगर वो कंटिन्यूअसली टोबैको खा रहा है, तो किसी वजह से अगर उसका इनामल घिस जाता है ना तो उसको सेंसिटिविटी फील होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब इनामल प्रोटेक्शन के लिए है नहीं, तो सारी चीजें किसके कांटेक्ट में आएगी? इन योर पल्प कैविटी। और यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है। तो आपको क्या प्रेजेंट, अब आपको क्या होगा यहाँ पे? सेंसिटिविटी फील होगी। क्या फील होगी? सेंसिटिविटी फील होगी, झंझनाहट होगी कुछ ठंडा गर्म खाने की वजह से, क्लियर। आया समझ में? चलो तो रीड कर लेते हैं अपन आगे, नेक्स्ट, ठीक है। सो दी हार्ट चूइंग सरफेस, so the hard chewing surface of your teeth is hard chewing surface is your enamel, जो कि मैस्टिकेशन में मदद करता है। मैस्टिकेशन क्या था? च्यूइंग ऑफ फूड, जब दांतों खाने को चबाया जाता है उसकी बायोलॉजिकल टर्म क्या है? मैस्टिकेशन। आया समझ में? अब हमारी आती है टंग की। टंग क्या है? इज अ फ्रीली मूवेबल सब मस्क्यूलर ऑर्गन है, फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि अटैच होता है कहाँ पे? टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है, किस चीज से? फ्रेन्यूलम से। फ्रेन्यूलम की एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिससे ये अटैच होता है।
अब अपर सरफेस जो है टंग के, उसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पैपिले। और पैपिलेज में क्या प्रेजेंट होती है आपकी, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ी थी 4 तरीके की पैपिलीज पढ़ी थी, सरकम वैलिड पैपिले, सरकम सरकम वैलिड, जस्ट अ मोमेंट, सरकम वैलिड पैपिले। ठीक है, फिल्लीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, है ना। सरकम वैलिड पैपिली थी। सरकम वैलिड पैपिली क्या थी, सबसे लार्जेस्ट थी, साइज में बड़ी थी, लेस इन नंबर थी, राइट। ठीक है, और टेस्ट वर्ड इसमें प्रेजेंट थी। ठीक है, सरकम वैलिड पैपिले। फिर सरकम वैलिड के बाद आती है आपकी फंजीफॉर्म पैपिले। फंजीफॉर्म जो, फंजीफॉर्म जो होती हैं, सो सॉरी, राइट। फंजीफॉर्म जो होती है वो फंजाई लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स दी, क्या बोलते हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स टेस्ट बर्ड, राइट। अब आती है आपकी फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले जो होती हैं, ये सबसे ज्यादा नंबर में होती हैं, स्मॉलेस्ट हैं, लार्जर इन नंबर, राइट, बट लार्जर इन नंबर। लेकिन आपकी जो ये पेपले होती हैं, दे डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड, डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड्स, इनमें टेस्ट बर्ड नहीं होते। क्लियर, आया समझ में। एक और होती है फोलिएट, बट इट इज एब्सेंट इन ह्यूमंस में नहीं होती। फिर किन में होती है, रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, जिनके पास 4 चेम्बर हार्ट होता है, जैसे हमारी गाय, भैंस, रैबिट, राइट, काउ, बफेलो, रैबिट्स। ये जो है इनमें क्या होती है आपकी फोलिएट पैपिलीज प्रेजेंट होती है। क्लियर, आया समझ में। नाउ देखो, दिस इज योर टंग, इसको डिवाइड किया आपने सक्कस टर्मिनालिस वाली लेयर से। अगर आपको याद हो मेरा डायग्राम, हम सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं। अब ये इधर यहाँ पे प्रेजेंट थी सर्कमवैलेंट पैपिले, यहाँ पे आपकी फंजीफॉर्म प्रेजेंट थी, एंड जो बिटवीन में देयर वाज फिलीफॉर्म पैपिले, राइट। चलो आगे पढ़ें। चलो आगे पढ़ने से पहले हम, आगे पढ़ने से पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। चलो, ये हमें ये डायग्राम पढ़ना है। देखो, ओरल कैविटी हम पढ़ चुके हैं, माउथ के बारे में आप पढ़ चुके हो। एक एक लेबलिंग हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सी, खाना कहाँ से जाएगा, माउथ से। ठीक है, माउथ के बारे में हमने अभी पढ़ा, ओरल कैविटी हमने पढ़ ली। अब आती है फेरिंग्स की बारी। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इट इज दी कॉमन पैसेज। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज है आपका कौन, फेरिंग्स।
फिर बारी आती है ईसोफेगस की, मतलब खाना के लिए एक सेम नली है, अगर आपको याद हो मैंने मुझको बताया था देखो ईसोफेगस कितनी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। क्लियर। अच्छा, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था, अगर आप कि सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, राइट, मेरे सामने देखो, अगर आपको दिख रही हूँ मैं वीडियो में, तो हमारा जो आगे वाला पोर्शन है, राइट, ये डॉर्सल एरिया था। डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट थी आपकी, ट्रैकिया। और वेंट्रल मीन्स पीछे वाला साइड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था आपका, फूड पाइप, राइट, फूड पाइप। आया समझ में, आगे की साइड ट्रैकिया है, पीछे की साइड क्या है आपकी, फूड पाइप। ठीक है, तो वेंट्रल साइड पे आपकी ईसोफेगस प्रेजेंट होती है। ठीक है, आया समझ में। फिर स्टमक की बारी। तो स्टमक जो है बेसिकली जे शेप स्ट्रक्चर है इसका। कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, जे शेप्ड। ठीक है, स्टमक के 4 पार्ट है आपके। दिस इज योर फंडस, ये वाला पार्ट इज योर कार्डियक, ये है आपका बॉडी, एंड ये वाला पार्ट इज योर पायरोलिक पार्ट। आया समझ में। स्टमक के चारों पार्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक पार्ट। आया समझ में। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम है आपका, ठीक है, ये शी शेप स्ट्रक्चर है। शी शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन हमारा यहाँ होता है। फिर आपका खाना देखो, ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, स्क्वायर बनाएंगे, डिफरेंट कलर। पार्ट्स क्लियर होने चाहिए बस अपने को। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम हो गया, इलियम, एंड देन इज योर जेजनम। तो इलियम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, नॉट स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इलियम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट इज योर इलियम। ठीक है, आए समझ में। अब देखो, देखो आपका जो फूड है बेसिकली, देखो खाना कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। ठीक है, खाने का इंजेक्शन, आपने क्या किया, खाने का इंजेक्शन किया, खाना मुंह में गया, मुंह से आपका कहाँ गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स से वो जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में। ईसोफेगस से जब वो स्टमक में खुलता है तो स्टमक के कौन से पार्ट में खुलता है, कार्डियक पार्ट में। ठीक है, कार्डियक पार्ट जो है उसमें आपका ईसोफेगस ओपन होता है। इंपॉर्टेंट कि कौन से स्टमक के कौन से पार्ट में ईसोफेगस ओपन होता है, दैट इज योर कार्डियक पार्ट, राइट। फिर पाइलोरिक, पाइलोरिक से होते हुए ड्यूडेनम में जाएगा, ड्यूडेनम से जिजनम, ऐसे करते करते इलियम, इलियम से अब आपका फूड कहाँ जाएगा, इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आया समझ में। तो खाना कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए ये हो गया आपका असेंडिंग कुलॉन। कौन सा कुलॉन है ये, असेंडिंग कुलॉन।
फिर ट्रांसफर कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मोइड कोलॉन। क्या हुआ देखो, खाना जो है आपका, जब ये इलियम से होते हुए फूड जो है वो कहाँ एंटर कर रहा है, इलियम से होते हुए फूड ने एंट्री ली यहाँ, अब वो गया ऊपर की तरफ इन योर, तो असेंडिंग कोलॉन है ना, नीचे से ऊपर जाते हैं जब अपन, दैट इज योर असेंडिंग कोलॉन। फिर ट्रांसफर कोलॉन यहाँ गया, फिर जाएगा कहाँ पे आपके डिसेंडिंग कोलॉन, बड़े से छोटा नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग कोलॉन, फिर एक एस शेप ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज योर सिग्मोइड कोलॉन व्हिच इज गिवन योर न्यू एनसीईआरटी। ओके, फिर कहाँ जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम में क्या होता है आपका, फीकल मैटर स्टोर होता है। ठीक है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, रेक्टम क्या करता है, इट स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज योर फीकल मैटर। ठीक है, जो बचा हुआ खाना है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा और एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। आया समझ में, एनस के थ्रू बाहर आएगा। क्लियर, क्लियर आया समझ में, एनस के थ्रू क्या होगा, वो बाहर आएगा। अच्छा, अब ये तो हो गए कुलॉन की बात। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का दो और पार्ट्स भी हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है आपका, सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम को हमने क्या बोला था, सीकम वो जो ब्लाइंड सेक। ठीक है, सीकम क्या है, ब्लाइंड सेक, क्योंकि ब्लाइंड सेक मतलब जिसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, जो ब्लाइंड सेक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल है। ठीक है, आया समझ में। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, अब आप बात अगर करो किनकी, ग्लैंड्स की बात करो। अब तो अब ऑर्गन की बात हम कर चुके। ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, कौन सा ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड मींस पैरोटिड ग्लैंड। सलाइवरी तीन तरीके के, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड, दोनों आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और सबलिंगुअल जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और सब मैक्सिलरी जो मीडियम। आया समझ में। लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है जो लार्जेस्ट। देखो, लार्जेस्ट की जो बात करी है मैंने, वो बात करी है किसकी, लिवर जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो लिवर। बट अगर सलाइवरी ग्लैंड, तीनों सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर, आया समझ में। गॉल ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स बाइल, बाइल को स्टोर करने का काम करता है। आया समझ में। फिर पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। आया समझ में। अब इसके अलावा देखो, हमारे इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में तीन, दो स्फिंक्टर्स होते हैं और एक आपका वाल्व होता है। कहाँ कहाँ होता है देखो, हम यहीं पे देख लेते हैं। एक तो ईसोफेगस जब आपके कार्डियक पार्ट में खुलता है, उसकी ओपनिंग के यहाँ यहाँ पे एक वाल्व होता है। एक होता है आपके ड्यूडेनम और पाइलोरिक पार्ट के बीच में। आया समझ में। और इलियम और सीकम के बीच में एक आपका क्या होता है, वाल्व होता है यहाँ पे। हम तीनों के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पे और इसका नाम यहाँ लिख लेंगे। कार्डियक स्पिंटर,
गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं इसको। ये वाला है जो पायरोलिक स्फिंक्टर। और यहाँ होता है इलियोसिकल वेल्व। इलियोसिकल वेल्व। अच्छा, वेल्व और कार्डियक स्फिंक्टर का मैं डिफरेंस क्या है, देखो दोनों का काम क्या है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है, देखो स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, देखो फूड जो है वो ईसोफेगस से कहाँ आ रहा है, स्टमक में। अब स्टमक से वापस ईसोफेगस में ना जाए, इसका ध्यान रखने का काम किसका है, स्फिंक्टर का। स्फिंक्टर्स, देखो सबसे पहली बात तो स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, दे आर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये इस तरीके के रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं स्फिंक्टर्स। और दीज आर योर मसल्स, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है रिलैक्स करती है, राइट। वाल्व जो होते हैं, दे आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, जो दरवाजे की तरह खुलते हैं और बंद होते हैं, राइट। तो स्पिंटर कभी कभी बैक फ्लो प्रिवेंट नहीं करता, कभी कभी उसके वजह से बैक फ्लो हो भी जाता है, लेकिन वाल्व से बिल्कुल भी बैक फ्लो नहीं होता। क्लियर, आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। देखो, ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट pharynx। आई होप, चलो आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम यहाँ से ओरल कैविटी यहाँ से पढ़ेंगे, हमारी एनसीईआरटी को रीड करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है समझ में आया होगा। प्लीज आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी इज वन ऑफ दी, सबसे जरूरी है विच कैन लीड टू दी सक्सेस इन योर नीट। बायो में अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 चाहिए, तो यू हैव टू रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट 10 टाइम्स बिफोर योर एग्जाम। 10 बार कम से कम आपको एक एक चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए एनसीईआरटी का। क्लियर, आया समझ में? नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, सो दैट कि आपको वो चीज समझ में आ जाए। क्लियर, कैसे हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। ओके, सो थैंक यू सो मच। लेट यू थैंक यू सो मच। I will see you tomorrow. All the best.